अस्सलाम वालेकुम। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिमिलर नेचर के हैं और इंटरकनेक्टेड हैं, जो पूछे तो मुख्तलिफ फोरम्स पर गए हैं, लेकिन हम उनको कनेक्ट करके उनका एक ही वॉइस नोट में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जवाब देने की कोशिश करते हैं। और जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिपीट कर दूंगा ताकि आप लोगों को, पूछने वालों को भी पता चले, और जिन्होंने नहीं पूछा वो क्वेश्चन उनको भी एटलीस्ट ये पता चले कि ये किन सवालात का जवाब है। एक क्वेश्चन ये था कि जो 190 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी है उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन था जिसके अंदर ये बात पूछी गई कि सीआरपीसी की डेफिनेशन के अंदर जो कंप्लेंट है वो नोन और अननोन पर्सन्स के खिलाफ हो सकती है। तो उस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि प्रैक्टिकली क्यों नहीं देखा जाता कि अननोन कल्प्रेट्स के खिलाफ कंप्लेंट आती है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन में ये बात पूछी गई कि अननोन एक्यूज्ड के खिलाफ कॉग्निजेंस कैसे ली जाएगी, या उसका जो गिल्ट है अननोन एक्यूज्ड का वो कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन था जिसमें ये बात की गई कि जो 195 सीआरपीसी के अंदर कॉग्निजेंस के ऊपर बार है, क्या ये कोर्ट सिर्फ सुओ मोटो जो है नोटिस ले सकती है, ऑन इट्स ओन नोटिस ले सकती है, या कोई थर्ड पर्सन भी इस तरफ जो है कोर्ट की तवज्जो दिला सकता है कि आप इस चीज़ के ऊपर कॉग्निजेंस ले। तो इनके जवाबात देने से पहले सबसे पहले तो जो कंप्लेंट है या कॉग्निजेंस है इसके ऊपर डिटेल से वॉइस नोट्स जो हैं पहले ही यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं। अगर आप उनको सुन लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दी स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि मैंने अभी रिपीट किए हैं, सबसे पहले मैं रिपीट करता हूं कि कॉग्निजेंस समझने की ज़रूरत है कि कॉग्निजेंस है क्या। कॉग्निजेंस एक्चुअली ये कोर्ट की जो एप्लीकेशन ऑफ जुडिशल माइंड है वो एप्लीकेशन है जुडिशल माइंड की फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड है। अगर इसका क्रक्स निकाला जाए तो कोर्ट जब भी कॉग्निजेंस लेती है किसी भी डॉक्यूमेंट पे तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि जिस शख्स के खिलाफ इल्ज़ाम लगा है कोर्ट ये डिटरमिन करे सबसे पहले कि क्या वो वाकया जो है वाकई ही अक्रंस ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और अगर अक्रंस हुआ है तो किसने किया और किसके खिलाफ किया। तो अल्टीमेटली कोर्ट जिस वक्त डिसाइड करती है तो जिन लोगों के खिलाफ वो इल्ज़ाम लगा होता है कोर्ट ने एक्चुअली डिटर्मिनेशन करनी होती है, डिसीजन देना होता है कि ये इल्ज़ामात सच हैं, और अगर सच हैं और इसने किया है और तो कोर्ट उसको सज़ा देती है जिसको हम सेंटेंसिंग या कन्विक्शन बोलते हैं। कन्विक्ट करती है कोर्ट, और उसके बाद जो उस ऑफेंस की सज़ा दी गई होती है उसको जब प्रनाउंस करती है तो इसको सेंटेंसिंग कहते हैं। और सिमिलरली अगर उसने वो ऑफेंस नहीं किया तो उस सूरत में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसको बरी किया जाता है जिसको इक्विटल कहा जाता है। तो एक बात तो ये आपके जहन में होनी चाहिए कि कॉग्निजेंस का मकसद क्या है। दूसरा जो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है वो ये है कि कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ऑफेंस की लेती है, ऑफेंडर की कॉग्निजेंस नहीं ली जाती। तो हम सेक्शन जो 190 सब क्लास 1 सीआरपीसी है उसको अगर हम दोबारा पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कोर्ट के ऊपर ये बार है कि वो हर चीज़ के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, बल्कि उसके अंदर 3 चीज़ें लिखी हैं। नंबर 1 कंप्लेंट, और ये वही कंप्लेंट है जो कि आपको सेक्शन 4 सीआरपीसी के अंदर डेफिनेशन के अंदर मिलती है, जिसका प्रोसीजर आपको सेक्शन 200 से ऑनवर्ड्स मिलता है। या इवन जो पुलिस कंप्लेंट्स हैं कहीं उनको भी कंप्लेंट्स बोला जाता है, जैसे जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर जो है वो रिपोर्ट करते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस लें।
तो उनको भी कंप्लेंट बोला जाता है। और वो कंप्लेंट जो है ऑफिशियल कंप्लेंट होती है, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। और सिमिलरली जो पुलिस रिपोर्ट है, जो उसकी क्लास बी है 190 की, उसके अंदर जो पुलिस रिपोर्ट का जिक्र है वो वही रिपोर्ट है 173 सीआरपीसी की, जिसके बारे में भी डिटेल्ड वॉइस नोट्स ऑलरेडी यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि उसकी फॉर्म क्या होगी, उसकी काइंड्स क्या होंगी, और किन किन रिपोर्ट्स पे कोर्ट क्या क्या ऑर्डर्स कर सकती है, कोर्ट के जो इख्तियारात हैं वो क्या हैं। और इसी तरह जो फिर लास्ट उसका पार्ट है 190 का क्लास सी के अंदर, उसके अंदर भी कोर्ट के अपने नॉलेज के ऊपर या किसी और सोर्स के थ्रू, जैसे आप कई ऑफेंसेस पीपीसी के अंदर देखते हैं जो 170 पीपीसी से ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे, कहीं पर कोर्ट के नोटिस की तामील नहीं हुई, कहीं के तामील हुई है तो कोई कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, या कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जैसे कोई जाली डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के अंदर दे दिया गया और कोर्ट ने उसको खुद अप्रीहेंड कर लिया, तो उसके ऊपर कोर्ट अपनी नॉलेज के ऊपर जो है वो उसकी कॉग्निजेंस लेती है। या जैसे जो आमतौर पे आप देखते हैं कि अक्सर कोर्ट ने जो है वो डिसोबीडियंस का या कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया, जो आम जुबान में कहा जाता है 228 का, कि कोई जुडिशल प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट किया गया और कोर्ट कहती है कि चूंकि मेरी मौजूदगी में आपने इंटरप्ट किया है, या कोई कोर्ट की सामने ऑफेंस हो जाता है कोई ऐसा, जैसे कोई ऐसे जाली श्योरिटी दे देता है कोर्ट के अंदर, कोई जाली डॉक्यूमेंट जो है इंटेंशनली सबमिट करता है और कोर्ट कहती है कि आपने जानबूझ के मेरे सामने जो है ये फोर्स डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या फोर्स श्योरिटी दिया, तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन नॉलेज, के कोर्ट के अपने नोटिस में ये बात आई और कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। तो इस तरह ये जो 190 है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि कोर्ट जो है सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकेगी, मैजिस्ट्रेट सब कॉग्निजेंस ले सकेंगे। और फिर अगर तो वो स्केड्यूल 2 सीआरपीसी के मुताबिक जो केस है, अगर तो वो मैजिस्ट्रेट साहब का अपना ही समाअत करने वाला है तो फिर कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस लेके खुद उसको ट्राई करेगी। और अगर वो जो है समाअत जो है सेशन कोर्ट की है, इस बारे में भी डिटेल्ड वॉइस मौजूद हैं, आप उनको सुन सकते हैं, कि अगर कोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट ये समझती है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट है, तो वो विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है उन पे कॉग्निजेंस लेके मुतलका जो सेशन कोर्ट है उनको वो केस रेफ़र कर देंगी कि जो है ये केस आपका काबिल समाअत है, लिहाजा इसको सेक्शन 190 सब क्लास 2 के थ्रू जो है आपके पास सबमिट किया जाता है। और फिर जो सेशन जज साहब हैं वो इसको फर्दर अपने पास रख सकते हैं, या जो है किसी भी एडिशनल सेशन जज साहब को वो इंटरेस्ट कर सकते हैं उस केस की समाअत के लिए, उस केस के ट्रायल के लिए। तो सेक्शन 190 सब क्लास 1 की एक्सप्लेनेशन तो ये है, और ये कॉग्निजेंस के चैप्टर में यूट्यूब पर आपको डिटेल में भी मिल जाएगी। अब जो क्वेश्चन था कि कंप्लेंट जो है वो क्या नोन और अननोन एक्यूज के खिलाफ भी हो सकती है, और प्रैक्टिकली ये क्यों नहीं देखा जाता। और फिर ये क्वेश्चन था कि अननोन एक्यूज के खिलाफ जो है वो कॉग्निजेंस ली कैसे जाएगी, उसको कैसे डिटरमिन किया जाएगा कि हाँ ये नामालूम ने किया लिहाजा इसको सज़ा दी जाती है। तो इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अपने क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात बताई कि जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस जो है वो ऑफेंस की लेती है, ऑफेंडर की नहीं लेती। अब ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने से मुराद क्या है कि जैसे 154 सीआरपीसी है जो कि डील करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है तो वो फोर्थविथ जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर को रिपोर्ट की जाएगी और उसके अंदर वो एक स्पेसिफाइड रजिस्टर के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। सिमिलरली अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन है तो वो 155 वाले रजिस्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाएगी। और फिर उसका एक और मोड जो है वो कंप्लेंट है। और इन सारे सेट ऑफ एलिगेशंस के अंदर किसी जगह भी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो कल्प्रेट है या एक्यूज्ड है वो नोन ही होना चाहिए, वो तो अननोन भी होगा। अब जो कानून की रिक्वायरमेंट है या जिन पैरामीटर्स के ऊपर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को परखा जाता है वो प्रॉम्प्टनेस भी है, कि अगर कोई
इंसिडेंट हुआ है, अक्रेंस हुई है, तो उसको प्रॉम्प्टली रिपोर्ट किया जाए टू दी कंसर्न लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो उस सूरत के अंदर अगर वो प्रॉम्प्टली रिपोर्ट किया जाता है तो ये समझा जाएगा कि इसके अंदर रिपोर्ट करने वाले ने मैनूवरिंग नहीं की या उसने कॉन्कॉक्शन नहीं की, बल्कि जिस तरह वाकया हो उसने प्रॉम्प्टली वैसे रिपोर्ट किया। और अगर थोड़ा सा डिले हो, एक दिन का 2 दिन का, तो सुपीरियर कोर्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक ऐसा टाइम जो है वो एक स्टोरी कुक करने के लिए यूज़ किया जाता है। या अगर किसी के साथ कोई अक्रेंस हो जाती है तो वो बाद में उसको रिपोर्ट इस वजह से नहीं करता कि अगर वो नहीं जानता था कि किस कल्प्रेट ने किया, तो वो उन लोगों के खिलाफ नॉमिनेशन कर सके जिसका हो सकता है बकुए के अंदर तो किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट ना हो, लेकिन चूंकि उसकी कोई प्रीवियस गिराज थी तो इस वजह से उसने वो टाइम ले के आफ्टर थॉट स्टोरी बना के आफ्टर थॉट नॉमिनेशन कर दिया। तो इस वजह से जो अक्रस है उसको रिपोर्ट करना प्रॉम्प्टली रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ है। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ नहीं है कि आपने फौरन ये भी बताना है कि ये अक्रस की किसने है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल आप लोग अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि किसी के साथ राह जाते कोई भी अक्रस हो सकती है। आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, आप किसी मार्केट के अंदर हैं, कोई आपकी जेब काट सकता है, कोई आपको कोई वेपन दिखा के आपसे कोई चीज़ छीन सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, राह चलते किसी से तलख कलामी होकर लड़ाई हो सकती है। तो आप ये अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप खुद सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे तमाम इंसिडेंट्स के अंदर ये लाजमी हो कि अक्रेंस करने वाले को या कल्प्रेट को आप ज़ाती तौर पर जानते भी हों। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप नहीं जानते तो आप फिर ये वेट करते रहें कि कल को मुझे पता चलेगा तो मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। लिहाजा नोन हो या अननोन हो, कंप्लेंट हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, इन सारे ऑफेंसेस के अंदर या सेट ऑफ एलिगेशंस के अंदर आपका अक्रेंस रिपोर्ट करना जो है वो ज़रूरी है। और किसने किया है ये बताना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब प्रैक्टिकली क्यों नहीं होता ये कुछ? ऑब्वियसली होता तो है, शायद आप लोगों की नज़र से ना गुजरा हो, लेकिन होता क्यों नहीं है कंप्लेंट के अंदर के प्रैक्टिकली आप अननोन एक्यूज्ड देखें? क्योंकि जो कंप्लेंट है, ऑल्दो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कंप्लेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट तब ही करेंगे कि अगर जो है आप पहले एफआईआर की कोशिश करें, या आप जस्टिस ऑफ पीस के पास कोशिश करें, या आप रेट पिटिशन की कोशिश करें, और जब एफआईआर ना हो तो फिर आप कंप्लेंट जो है उसको जाके इंस्टीट्यूट करें। कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टीट्यूट कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट। ये रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ नहीं है कि ना आपको कोर्ट कह सकती है कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। इट इज़ एन ऑप्शन विद द एग्रीव्ड पर्सन के चाहे वो इवन मर्डर की भी पहले दिन जाके एफआईआर कराने के बजाय सीधी कंप्लेंट कर दे। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी कंप्लेंट की रेमेडी है ये एक तरह की या तो अल्टरनेटिव रेमेडी है या ये सब्स्टिट्यूटेड रेमेडी है। अल्टरनेटिव से मुराद ये है कि आपने एफआईआर करवाई, आप तफ्तीश से डिससेटिस्फाइड हैं, आपने किसी को नॉमिनेट किया, पुलिस ने कोई और क्रक्स निकाल दिया, या आपने 10 मुलजमों को नॉमिनेट किया, पुलिस ने 4 को जो है वो इन्वॉल्व डिक्लेयर किया, 6 को उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये फिर आप कंप्लेंट की रेमेडी के अंदर जाते हैं कि अल्टरनेटिवली हम लोग अब, चूंकि पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी, चूंकि तफ्तीश मेरिट पर नहीं हुई, चूंकि मेरे वो मुलजिम चलान नहीं हुए, चूंकि मेरे वो गवाहान साइट नहीं किए गए, चूंकि मेरा रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वैसे नहीं आया जैसे मैं चाहता था, लिहाजा उसको बतौर अल्टरनेट रेमेडी जो है वो अवेल किया जाता है। तो जब ये अल्टरनेट रेमेडी के तौर पे यूज़ किया जाता है तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद जो है उसके अंदर
तफ्तीश होती है, तफ्तीश के अंदर पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचती है, कोई मुलजिम पहले पकड़ा जाता है, कोई बाद में पकड़ा जाता है, किसी को वो पुलिस इन्वॉल्व डिक्लेयर कर देती है, किसी को जो है डिक्लेयर कर देती है कि ये इन्वॉल्व नहीं है। लिहाजा जब ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो उस सूरत के अंदर इतना सफिशेंट टाइम वैसे ही मिल जाता है कि उस दौरान या तो एग्रीव्ड को या कंप्लेनेंट को या किसी विटनेस को सब्सिक्वेंटली पता चल जाता है। ये जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि हो सकता है कि आपसे किसी ने बाजार के अंदर जो है वो आपसे किसी ने स्कफल किया या आपकी लड़ाई हो गई और एक अननोन था, आपका चलते हुए कंधा लग गया, वहाँ पे तलख कलामी हो गई और वहाँ पे मारपीट शुरू हो गई और वो शख्स आपको मार के वहाँ से भाग जाता है, तो आप अननोन के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करवा देते हैं, लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता था कि वो जो है मारने वाला असेलेंट कौन था। लेकिन ये हो सकता है कि बाद में किसी शॉप से, किसी और सोर्स से, किसी सीसीटीवी कैमरा से आप उसको ट्रेस कर लें, और ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, और उसके बाद आप जो है कंप्लेंट के अंदर उसको इन सारे सोर्सेज के थ्रू पहचान के आप उसको नॉमिनेट कर दें। तो लिहाजा कंप्लेंट चूंकि सब्सिक्वेंटली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट की जाती है, लिहाजा उस टाइम के अंदर आपको या एग्रीव्ड बंदे को पता चल जाता है किसी न किसी सोर्स से कि एक्चुअली उस अक्रेंस के अंदर इन्वॉल्व कोई नहीं था, कोई था, और आप उसको नॉमिनेट करते हैं। तो उस इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है नहीं देखते कि कंप्लेंट जो है वो अननोन एक्यूज के खिलाफ आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अननोन एक्यूज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं हो सकती। अब जो सीआरपीसी की डेफिनेशन है उसके अंदर स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उसके अंदर या कंप्लेंट के अंदर अगर नोन या अननोन एक्यूज्ड है, तो अगर ये वहाँ पर वर्डिंग यूज ना की गई होती सेक्शन 4 के अंदर, तो फिर आप कंप्लेंट इंस्टीट्यूट करते तो कोर्ट आपको पहला क्वेश्चन ही करती कि आपको ये पता ही नहीं है किसने किया, तो मैं कॉग्निजेंस क्यों लूँ। लिहाजा ये वर्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं कि ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेनी है कोर्ट ने, ऑफेंडर की नहीं। लिहाजा वो नोन भी हो सकता है और वो अननोन भी हो सकता है। दोनों सूरतों के अंदर कोर्ट जो है ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेगी, और उस सूरत के अंदर जो है उसकी जो डिटर्मिनेशन है किसने किया है, अब उसकी ऑप्शंस देखते हैं। अब जैसे अगर किसी ने एफआईआर लॉन्च करवाई, अननोन एक्यूज्ड है, तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टिगेशन है वो नाम ही कलेक्शन ऑफ एविडेंस का है, और एक्यूज्ड को ट्रेस करना एग्रीव्ड बंदे की या कंप्लेनेंट की या किसी विटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पुलिस का तो काम ही सिर्फ एक है पूरी सीआरपीसी के मुताबिक, एंड दैट इज कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है दैट इंक्लूड्स nomination as well as tracing of the accused by the police agency itself। कोई पाबंद नहीं है कि पुलिस को बताए, पुलिस का काम ये है कि उन कल्प्रेट्स को खुद ट्रेस करना। सिमिलरली वो तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पुलिस का काम हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन राइज होगा कि अगर एक अननोन एक्यूज्ड के खिलाफ कंप्लेंट है तो उस सूरत में जो है वो फिर वो कैसे ट्रेस होगा, अगर कोर्ट कॉग्निजेंस भी ले सकती है अननोन एक्यूज के खिलाफ, तो उसका जवाब भी आपको सीआरपीसी के अंदर ही मिलता है कि जो कोर्ट है उसके खिलाफ उसके पास आप कई पावर्स देखेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल 155 की जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रपट दर्ज हो जाती है और वो मैजिस्ट्रेट साहब को फॉरवर्ड कर दी जाती है, तो 156 में आप देखेंगे तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकें कि इस पे डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन करके मेरे पास लेके आया जाए, और उस इन्वेस्टिगेशन में वही बात फिर ट्रेसिंग ऑफ द एक्यूज्ड या ट्रेसिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट्स या एक्यूज्ड ऑफ द कंप्लेनेंट भी शामिल है। सिमिलरली अगर आप सेक्शन 200 सीआरपीसी देखेंगे तो वहां पर भी आपको ये नजर आता है कि कोर्ट जो है वो कंप्लेनेंट का बयान फोर्थ विद रिकॉर्ड करने की पाबंद है ऑन ओथ, लेकिन साइमल्टेनियसली 202 देखेंगे तो वहां पर आप ये देखेंगे कि कोर्ट ये खुद जो है वो डिटरमिन करेगी कि क्या उसने फर्दर प्रोब करनी है, फर्दर इंक्वायरी करनी है, या
कोर्ट जो है उसको किसी को इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन भी इंटरेस्ट कर सकती है, जस्टिस हो, पीस हो, पुलिस हो, या इवन एनी पर्सन, इवन इट कैन बी इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन ऑफ एनी डिपार्टमेंट और एनी इवन प्राइवेट पर्सन। तो उसमें पुलिस जो है वो अगर कोर्ट ऐसी कोई इंक्वायरी किसी को मार्क करती है तो वो भी पाबंद है, इंक्वायरी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको 202 के तहत ऐसी इंक्वायरी जो है वो मार्क की जाएगी कि वो ट्रेसिंग ऑफ दी एक्यूज्ड के ऊपर भी शहादत इकट्ठी करके, एक्यूज ट्रेस करके अदालत के अंदर जो है वो उनको नॉमिनेट करे या अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। तो ये आपका जवाब जो है उस बात का है कि अगर अननोन एक्यूज के खिलाफ कॉग्निजेंस लेती है तो फिर कोर्ट उसको कन्विक्ट कैसे करेगी। कोर्ट अननोन एक्यूज को कन्विक्ट नहीं करती, कोर्ट के पास पावर्स हैं कि उसको ट्रेस करवा सकती है कि किसने किया है, और जब वो ट्रेस होके आ जाएगा तो ऑब्वियसली फर्दर कॉग्निजेंस जो है फॉर ट्रायल ऑफ सच एक्यूज जो है वो तब ली जाएगी। लास्टली फिर जो क्वेश्चन था कि अपॉन हिज ओन नॉलेज का मैं पहले बता चुका हूँ कि किन किन सूरतों में होता है। तो 195 के हवाले से जो है जो बात की गई, ऑफ कोर्स अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि एक शख्स है, उसने कोर्ट के अंदर जो है वो किसी की श्योरिटी दी है और वो बेल बॉन्ड्स जो हैं वो जो हैं फोर्स्ड हैं, फेक हैं, तो ऑब्वियसली जो दो राइवल पार्टी है या कोई भी और जो अदालत के अंदर मौजूद है या इवन स्टाफ भी है या कोई लॉयर हैं, तो वो कोर्ट को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि सर ये आपकी कोर्ट के अंदर जो है वो ये काम हुआ है, लिहाजा आप इस पर कॉग्निजेंस लें। और इसके लिए फिर आपको 190C जो है उसको देखना पड़ेगा, जिसके अंदर ये बात आपको लिखी मिलेगी कि अपॉन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन या रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन जो है उसके ऊपर भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगी, जिसके साथ फिर अपॉन इट्स ओन नॉलेज भी लिखा है। तो लिहाजा ये लाजमी नहीं है कि कोर्ट ने कहा कि चूंकि मैंने खुद ऑब्जर्व नहीं किया लिहाजा आप मुझे नहीं पिन पॉइंट कर सकते कि ये मचलका जाली है, लिहाजा मैं कॉग्निजेंस नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझे क्यों बताया, मुझे तो खुद कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है, कोर्ट को कोई जो है इंफॉर्मेशन कहीं से रिसीव भी हो सकती है और उस सूरत में कोर्ट उसकी रिटर्न एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है 195 के तहत कॉग्निजेंस लेके 476 की प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट खुद से भी कर सकती है।